अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल और मैं इदरीस फलाही आज कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ। नाजरीन बता दूँ, जहाँ तक DDC इंतखाबात का ताल्लुक है, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इंतखाबात हो चुके हैं, उनका रिज़ल्ट और आने वाला है 22 तारीख को, सबको इंतज़ार है। लेकिन अभी भी हमारे चिनाब वैली की कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे अभी भी इंतखाबात होने बाकी हैं और हर तंजीम से जुड़े कैंडिडेट मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे असर में भी, जो असर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इरम साहबा कैंडिडेट हैं, उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया है और वहाँ पे किस एतबार से प्रोग्राम हुआ, रैलियाँ हुई, लोगों ने किस हिसाब से लोगों को बताया है, जानकारियाँ दी हैं DDC इंतखाबात के हवाले से। फिलहाल एक नज़र इस रिपोर्ट पर। सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 सब आगे उसका जिम्मेवार मुसलमान रहा है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जीती है, उसका श्रेय भी मुसलमान को जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कोई बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। कुरान के हाथ है आयात नंबर 261 है शायद, वो बैतुल्लाह व रसूल व उलुल अम्र बिल्कुल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है मुसलमानों के लिए कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो, जिस जगह पे रहते हो उस जगह से मोहब्बत करो। फिर मुसलमानों को हमेशा क्यों कहा जाता है तुम इंटरनेशनल हो। मेरी रिसेंटली एक पोस्ट है, जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक राजगढ़ के अंदर जलसा हुआ, एक बुजुर्ग है, एक मुझे लगता है वो एक अनपढ़ इंसान हो सकते हैं, जिन्होंने वहाँ कई गलती से आजाद कश्मीर जिंदाबाद बोल दिया। उन बीजेपी के लोगों ने उस प्रोपगंडे को इतना फैलाया। मैं अकेला वो लड़का हूं जो लखनपुर से लेके भदरवा तक बेजात हिंदू लड़ रहा हूं इन लोगों से। और मैंने इनसे सवाल पूछा कि ऑक्साइड चीन और आजाद कश्मीर, क्या आप नहीं मानते कि वो भारत का हिस्सा है? तो आजाद कश्मीर इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड शूटिंग स्लोगन ऑफ इंडियन टेरिटरी हो दैट इट प्रूव रॉन्ग। अपने मुल्क की मिट्टी के स्लोगन लगाना कौन गलत आपको करार दे सकता है? हम लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं जब भी किसी के साथ, कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ अलायंस करती है तो अशफाकुल्ला खान के साथ, भगत सिंह के साथ, सुखदेव के साथ, राजगुरु के साथ कुर्बानियां दी हैं। हम उस पार्टी के साथ चले जाते हैं, दगाबाजू और फिर कपरस्तों के साथ हम नहीं जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर खींच सके, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं उनको यहाँ पे लताड़ा जा सके और किसी किस्म का आपके ब्लॉक में घोटाला न करने दे, उस कैंडिडेट को चुनना चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करना। मैं 2014 से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ और सबसे ज्यादा मैंने क्रिटिसिज्म, जिसे नुक्ताचीनी कहते हैं, वो मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन तब भी सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ। मैंने गीता के 18 अध्याय पढ़े हुए हैं और 700 श्लोक पूरे पढ़े हैं। मैंने कुरान पाक की एक एक आयत को पढ़ा है, सरतुल नबी को पढ़ा है, बाग जन्नत को पढ़ा है, बहुत तमाम किताबों को पढ़ा है। न हिंदू मुस्लिम भाईचारा खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। खतरे में अगर है तो इस हल की वजह से कमल का फूल। एक ही बात मैं बताऊंगा कि जब चलेगी हल उड़ेगी धूल, चलेगी हल उड़ेगी धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। दो नारे मैंने मारने हैं, दो नारे मारूंगा। आप
काबिल इज्जत जनाब चमनलाल जी, बाकी जितने भी यहाँ पे मंच पे बैठे, इन सब का शुक्रिया। आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। यहाँ हम देख रहे हैं औरतें अपने घर छोड़ के हमारे लिए यहाँ आए हैं। इस इज्जत के लिए काफी शुक्रिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस इज्जत के लिए। अगर आप इस ब्लॉक की, आप इस अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं, अपना कीमती वोट हमें दीजिए, हल को दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी आपके मसाइल होंगे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। कहने को तो हम डिजिटल इंडिया में रहते हैं, लेकिन आज भी हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है। हम गाँव घूमे, हमने देखा बच्चे जो है काफी किलोमीटर से कैन उठा के चल रहे हैं। हमने बात की, क्या बात है? उन्होंने बोला हमारे घरों में अभी तक पाइपें नहीं लगी हैं। स्कूलों की बात की जाए तो करोड़ों की बिल्डिंग्स बनी हुई है, लेकिन बच्चे हमारे अभी भी एजुकेशन से महरूम हैं क्योंकि टीचर्स की कमी है। हमारी औरतें, हमारी बहुएं हैरेसमेंट का शिकार होती है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमारी बच्चियों को मौका ही नहीं मिलता है घर से बाहर निकलने का। तो नाज़रीन, आपने देखी वहाँ की रिपोर्ट। अब सीधा बात करने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है डीडीसी इंतखाबात के हवाले से असर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं असर से हमारे नुमाइंदे हफीज़ हकीम। हफीज़ जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी। जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इरम सभा, उन्होंने वहाँ के कई लोगों के साथ बातचीत भी की है, दौरा भी किया इलाकों का। आप मुझे पहले बताइए किन किन इलाकों का आज उन्होंने दौरा किया? देखिए इदरीस, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने पहले कहा था ये असर कॉन्स्टिट्यूंसी दो हिस्सों में बटी हुई है। इसकी 7 पंचायतें असर दरिया के इस तरफ आती हैं और 5 पंचायतें दरिया के उस तरफ, जी बिल्कुल, जिनमें चक्का, बड़तुंद, बिबड़ोता, टॉपनील और छछेतर, ये पंचायतें पार लगती हैं। वहाँ भी 7000 वोट हैं। तो आज इरम सभा का वहां पर कई जगहों पर वालवाला इस्तकबाल हुआ। उनको काफी लोग उनके जलसे में देखे गए। इससे पहले भी आज बीजेपी की तरफ से भी वहां कई जलसे मुनक्किद किए गए, जिनमें शक्तिराज परिहार आज छछेतर और बिबड़ोता में जलसा कर चुके हैं। जी जी। तो ये बहुत ही 7000 वोटों की लड़ाई है। तो देखना यह है कि हर पार्टी वहां पर कोशिश कर रही है। एनसी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है कि वो किसी तरह से इन लोगों को जो उनके जलसों में आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करे वोट में, जो 19 तारीख को वहां पर होने हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और कांग्रेस की कैंडिडेट जो है और आजाद उम्मीदवार जो बाकी हैं, तो उन्होंने भी उस इलाके के दौरा किया और घर घर उन्होंने कैंपेन की है, लोगों से वोट मांगे हैं। तो यही एनसी भी कर रही है, वो भी वोट मांगने के लिए आज अपने इलाके में गई। तो ये बात भी बता दूं कि इरम सभा जो फिलहाल तो सेटल असर में है, लेकिन वो रहने वाली जो उनके राशन कार्ड या उनको मैंडेट जो मिला है टॉपनील से मिला है, वो टॉपनील से बिलोंग करती है। तो इसीलिए आज उनके जलसे में लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और उन्होंने उसके हार वगैरह भी डाले थे और पुरजोश इस्तकबाल किया गया उनका। अभी फिलहाल उन्होंने कहाँ कहाँ का दौरा किया? आज सुबह वो पहला उन्होंने दौरा किया था बिबड़ोता का, जहां भी उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। उसके बाद वो छछेतर पंचायत में गए थे, वहां पर भी एक बड़ी तादाद में लोग थे। उस जलसे को भी उन्होंने वहां पर उसका भी जलसे में भी हिस्सा लिया। उसके बाद वो टॉपनील गई थी, तो टॉपनील में भी उन्होंने जलसे से खिताब किया। उनके साथ साबिक एमएलए रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के डॉक्टर चमनलाल गुप्ता थे, चमनलाल भगत थे, और नए इलेक्टेड बटोत से सरपंच थे एक, वो भी उनके साथ थे। तो लोगों की भी काफी बड़ी तादाद थी। जी, तो आप बताइए, आप चूंकि वहां पे गए हैं, आवाम के साथ भी आपके राब्ते रहे होंगे, तो आपने क्या महसूस किया, लोगों के क्या रुझानात हैं इस डीडीसी इंतखाबात के हवाले से? देखिए इदरीस, मैं जहां तक बताऊं कि लोगों के रुझानात तो इतना आसान नहीं होता है कि किसी का चेहरा पढ़ना, उनके दिल में कुछ चल रहा होता है। तो मैक्सिमम हर पार्टी का वो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये वोट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, किस पार्टी की तरफ जाएगा, तो ये कहना कबल वक्त होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये लोगों के साथ आपने तरक्की के हवाले से भी बात की होगी, आज तक क्या तरक्की हुई वहाँ पे और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो दफन हुए हैं और डीडीसी इंतखाबात में अब जो है लोग बता रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को कि उनको जो है वो पूरा करें?
देखिए अदीस, मैंने आपको पहले जब शुरुआत में बताया था, जब मैंडेट पर जंग छिड़ी थी, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी 3 कैंडिडेट थे, तो बीजेपी के अंदर भी लड़ाई चली। उसके बाद वहां से जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चड़ौता ए और चड़ौता बी पंचायत जो है, वहां पर गढ़ माना जाता था। 95 से 98% पोलिंग होती है बीजेपी के हक में। लेकिन इस बार उनको मैंडेट नहीं मिला, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पर खड़ा किया है, तो वो बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। तो उसके अलावा भी असर से आजाद उम्मीदवार भी है, मंजू देवी भी कांग्रेस की पूरा जोर लगा रही है, वो भी कि किसी न किसी तरह से, हालांकि उनकी पार्टी से कई लोग रूठे थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उन लोगों को उसने किसी न किसी तरह से मना लिया है। कई सरपंचेस थे जिनको उन्होंने मना लिया है और कई जगह उनको देखा गया उनके साथ। आप बताइए जरा, लोग ज्यादा आजाद उम्मीदवारों के साथ जुड़ रहे हैं या जो तंजीमों के साथ जुड़ करके कैंडिडेट उनके साथ जाते हैं, कहाँ की तरफ? मुख्तलिफ राय है लोगों की। कुछ लोग जो चड़ौता और चड़ौता बी पंचायतें जो है वो लगातार एक ही बंदे को सपोर्ट कर रही हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। वहां पर कई लोगों से मेरी बात भी हुई, वो बीजेपी के जो बड़ी पार्टी से तो नाराज नहीं है, लेकिन लोकल वर्कर से काफी नाराज हैं वो, कि लोकल जो इलाके के वर्कर्स हैं बीजेपी के, उनसे वो नाराज है। तो इसी तरह फिर अगर दूसरी तरफ हम रानका, बुलंदपुर और कुठियाड़ा की बात करें, तो वहां पर लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आखिर किस तरह किसको वोट डालें। तो यही हाल मैंने पार भी देखा, वहां पर भी लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमें मैंडेट नहीं दिया जाता है, और पार से दिया जाता है असर, कभी हमें रामबन के हवाले किया जाता है, कभी हमें असर के हवाले किया जाता है। तो यहाँ जो लोकल लोग हैं वो हमें मौका नहीं दिया जाता, कोई पार्टी हमें मौका नहीं देती। तो इस बार पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टॉपटेल से ही ये कैंडिडेट उठाया है, जिसका आधार कार्ड क्या, वोटिंग भी उसकी टॉपटेल में ही है, इरम सभा की। तो आप ज़रा मुझे बताइए, जहाँ तक ताल्लुक़ है डीडीसी इंतखाबात का, चूँकि एक हुकूक की जंग थी, लेकिन जहाँ तक देखने को मिला कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जब इंतखाबात हुए तो इंतखाबात से होने से पहले काफ़ी लोगों ने जो है आपस में मारपीट भी की है, आपस में लड़े झगड़े भी। तो आपको क्या लग रहा है, असर की सिचुएशन उसकी वजह से बिगड़ रही है या कि बिल्कुल नॉर्मल है, आपको क्या लग रहा है? नहीं अदीस, यहाँ मैं कहूंगा 1-2 घटनाएं यहाँ भी ऐसी हुई हैं कि कैंडिडेट को आपस में मुकाबला हुआ, आमने सामने वो आए, तो वो तो अंदरूनी घटनाएं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये, अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो आप वोट से जीतिए। ये मारपीट से ये नहीं लगता मुझे कि ये इलेक्शन का कोई हिस्सा है। इससे तो ये तो गुंडागर्दी हुई थी। अगर एक पार्टी आती है दूसरी पार्टी पर आप हमला करते हो, तो आप, अगर आपको ताकत है तो आप वोट लोगों से ले लीजिए, उनको उस तरह से मोटिवेट कीजिए आप वोट के लिए। तो आप डांगे चला के या डंडे चला के, तो ये मैं नहीं समझी इलेक्शन का हिस्सा है। तो हफीज जी देखिए, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में शराब और पैसे पकड़े गए, क्या इस वक्त असर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कोई मामला, ऐसी कोई वारदात सामने आई? ये अभी पकड़ी तो नहीं गई, यहाँ पर पकड़ना इतना आसान नहीं है, यहाँ के लोग काफी चालाक है इस तरीके से। लेकिन शराब और कबाब का यहाँ भी दौर चलता है। ये बात आप जयनिशीन कर लीजिए कि यहाँ पर भी शराब बिकती है, पिलाई जाती है, दी जाती है और लालच दिया जाता है यहाँ पे। आप देख रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसका क्या रोल निभाती है, वो किस तरह से हैंडल करती है, क्योंकि शराब का दौर तो यहाँ भी शुरू हो चुका है। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को किस तरह हैंडल करती, क्या वो पकड़ती है उनको या फिर छोड़ती है। तो मतलब आपका यही कहना है कि जिस तरीके से इन इंतखाबात को लेना चाहिए था, बिल्कुल भी वैसा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सोच समझ के वोट देना था, लेकिन अब वोट कहीं ना कहीं खरीदे जा रहे हैं, चाहे वो पैसे देकर चाहे शराब पिलाकर, किसी न किसी तरीके से लोगों को जो है वोटों के लिए खरीदा जा रहा है। देखिए एक बात मैं और कहूं, क्योंकि जब असर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी की लीडरशिप की कोई कमी नहीं, इस बात को भी देख, चाहे वो एनसी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, यहाँ पर भी लीडर्स की कमी नहीं है। लेकिन आज कई पार्टियों को जरूरत पड़ रही है कि वो दूसरे इलाके से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्पोक्स पर्सन, या मैं ये कहूँ कि लीडर को बुलाकर वोटरों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि लोकल सतह पर जो लीडर है वो काम सही मायनों में नहीं कर सके हैं। तो देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है हफीज जी, वोटों में शराब के जरिए से वोट लेने का
या पैसों पर अपने वोटों को बेचने का, इस पे कई वईदें भी सुनाई जा रही हैं। चाहे वो जितने भी धर्म हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि आप अगर अपने वोट सही नुमाइंदे को नहीं देते हैं और अगर कल को वो जुल्म करता है तो उसमें आप भी शरीक होंगे। तो जब इतनी बातें लोगों को पता भी है, फिर भी क्या वजह है कि लोग पैसों की बुनियाद पर या शराब की बुनियाद पर अपने वोट ऐसे इंसान को सौंपते हैं जो शायद उसका अहल ना होता है। देखिए अधीर जी, मैं एक बात और बता दूं, जब ये इलेक्शन होते हैं, चाहे वो सरपंची सतह के पंचायती इलेक्शन हो या फिर डीडीसी के हो या फिर मेंबर ऑफ असेंबली के लिए हो या एमएलए के लिए हो, तो इन इलेक्शन में हर पार्टी के पास ब्रेन वॉशर जरूर होते हैं, एक्सपर्ट जो किसी भी तरह से इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उनका ब्रेन वॉश किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो शराब के नाम पर हो, चाहे वो पैसे के नाम पे, हर तरीके से वो खेल खेलते हैं ताकि किसी न किसी तरह से लोगों को इन 3-4 दिनों में भटकाया जाए और वोट किसी तरह से हासिल कर ले और कुर्सी पर बैठ गए तो फिर लोग कहीं भी जाए। मैंने कई इलाकों का खुद भी दौरा किया कि वो तरक्की से दूर है। असर पंचायत की, असर ब्लॉक की अगर बात करें, अभी भी कई गाँव जैसे द्रुनीग्राह है, कमारी है, अभी भी बिजली वहां पर नहीं है। वहां के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, यानी कि बिजली वहां वो नहीं पहुंची है अभी। तो फिर ये दावे कि हमने ये किया, हमने डिजिटल इंडिया बनाया या बाकी चीजें, तो ये बात जब इलाके में इंसान जाता है तो फिर वहां देख के पता चलता है पानी की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बड़े दावे करने के हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे या हमने पूरे घर घर तक बिजली पहुंचाई, तो ये इलाके में जाकर ही पता लगता है कि बिजली कहाँ पहुंची है और लोग अभी भी जरूरती सहूलियात से कैसे महरूम रखे गए। अगर रात को कहीं बीमार होते हैं तो उनके पास कोई टेबलेट नहीं होती है कि अपने बीमार को वो टेबलेट दे, यानी इतनी दूर डिस्पेंसरियां तक नहीं है इलाकों में। तो देखिए हाफिज जी, मैं आपसे अब आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा, चूँकि जो इंतखाबात हो रहे हैं आजकल, इससे पहले आपने बताया कि तरक्की तो नहीं हुई है, बिजली घर घर नहीं पहुँची है, पानी की समस्याएँ हैं, मेडिसिन की समस्याएँ हैं, तो अब डीडीसी इंतखाबात के हवाले से लोगों को काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से कुछ बेहतरी हो सकती है आवाम की? दुनिया उम्मीद पर कायम है और आवाम तो सोच रही है कि किसी न किसी तरह से उनकी मुश्किलात का अजाला हो जाए, यही लेकर वो अपने नुमाइंदों को वो चुनेगी और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो फिर बाद में अब ये बताना कबल वक्त होगा कि क्या फिर इन डीडीसी मेंबर्स के बाद कितनी पावर्स होगी और कितने फंड्स आएंगे और क्या होगा, तो ये बताना मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हाफिज जी बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपने पूरी रिपोर्ट हमारी जो है असर कॉन्स्टिट्यूंसी ली कि क्या सिचुएशन बनी है। चूँकि मैं आपको बता दूं, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हमारी चिनाब वैली की जहाँ पे इंतखाबात हो चुके हैं, अब वहाँ के लिए ये जो भी हम बताएंगे वो बेसूद है, लेकिन जिन कॉन्स्टिट्यूंस में अभी भी इंतखाबात बाकी हैं, हमारी यही कोशिश है कि आप तक सही और बेहतर पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आप लोग अपने दिमागों को, अपने दिलों को कोसें और उसके बाद जो है आप अपने हक राय दही का सही इस्तेमाल करें, तब जाकर के सही कोई नुमाइंदा जो है हमारी ज़मीनी सतह पर आएगा। और जब कोई सही नुमाइंदा हमारी ज़मीनी सतह पर आएगा तो वो ज़रूर हमारे इलाका जात की तरक्की का सोचेगा, न कि अपने ज़ाती मफादात के लिए वो सोचेगा। तो नाजरीन, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां तक सवाल है शराब का, जहां तक सवाल है कबाब का, जहां तक सवाल है पैसों का, इसमें जो है खास तौर से असर कॉन्स्टिट्यूंसी के और वहां उन इलाकों में और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पे अभी वोटिंग बाकी है, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक ये न्यूज़ जरूर पहुंचनी चाहिए जहां पे अभी इंतखाबात बाकी हैं, ताकि लोग इस पर गौर करें। इस पर हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम हर उस इलाके तक अब इस न्यूज़ को पहुंचाने की कोशिश करें जिससे लोगों को खबर मिल सके और लोग खबरदार हो सकें और अपना सही और बेहतर नुमाइंदा चुन सकें। फिलहाल बने रहे शुम चैनल डोडा के साथ, मैं इदरीस फलाही। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।